दोस्तों, कंटेंट वही पढ़ना है जो रेलेवेंट है। अगर आप हर रोज अपना कीमती समय YouTube पर अपलोड हो रहे हर एक वीडियो को कवर करने में व्यर्थ कर रहे हैं, तो अपने समय को लेकर सजग हो जाइए। उतना ही पढ़ें जितना रिवाइज कर सकें। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज एग्जाम कैप्सूल का दूसरा वीडियो। स्वागत है आप सबका CTRD पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने थीम कवर किया था वो था प्रोटेक्टेड एरियाज। आज उसी थीम को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं एक डेडिकेटेड PYQ वीडियो देखते हुए मेरी सलाह है कि आप इसे मन मुताबिक पॉज करके सवालों को खुद से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है क्योंकि हमने कवर किया है उन सभी PYQs को जो कि रेलेवेंट हैं इस थीम से। अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ लिया है तो आपके लिए यह रिवीजन है, और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल इस कड़ी में है 2023 से। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि 2024 और 25 में कोई भी सवाल इस थीम से नहीं पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह सवाल 2023 का है। आप इसे मन ही मन सॉल्व करने की कोशिश भी करें वीडियो को पॉज करके। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। यहां बात हो रही है दोस्तों कम्युनिटी रिजर्व की। The chief wildlife warden of the state becomes the governing body of such forest. क्या वो गवर्निंग बॉडी होता है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह स्टेटमेंट नहीं पता होगा, इसीलिए फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। क्या हंटिंग अलाउड होती है कम्युनिटी रिजर्व में? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, और यह स्टेटमेंट सही है। People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. तो क्या ऐसा अलाउड है दोस्तों कम्युनिटी रिजर्व में? जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि इट इज ओन्ड बाय कम्युनिटी। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है दोस्तों। कम्युनिटी रिजर्व में सबसे ढीले, या आप कह सकते हैं कि सबसे कम नियम कानून होते हैं, फिर भी इसके बावजूद वहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आइए पहले स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व गवर्न किए जाते हैं कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। ये प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिया गया है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों ओनली 2। With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. यह बात पूछ रहा है दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही भी लग रहा है, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अप्रीहेंशन, दोस्तों यहाँ इस शब्द को ध्यान दे जरा। अप्रीहेंशन की यह बात कर रहा है। अप्रीहेंशन का मतलब होता है शक। तो क्या अप्रीहेंशन के बेस पे ही जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल है, इफ देयर इज एन अप्रीहेंशन कि वह जानवर एक खतरा हो रहा है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो क्या यह सफिशिएंट ग्राउंड है उसे कैप्चर करने के लिए या किलिंग के लिए? दोस्तों, शक की बिना पे केवल इंसान गिरफ्तार किए जाते हैं, जानवर नहीं। इसीलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगर इस शब्द की जगह पे कोई दूसरा शब्द होता है, जैसे इमीडिएट थ्रेट, यह स्टेटमेंट सही हो जाता दोस्तों। बट फिलहाल यहाँ पे एप्रीहेंशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट
पूरी तरीके से गलत है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं दोस्तों। क्या वाइल्ड एनिमल्स सोल प्रॉपर्टी होते हैं गवर्नमेंट की? दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से वाइल्ड एनिमल्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तब बनते हैं व्हेन आइदर दे आर कैप्चर्ड और किल्ड और फाउंड डेड, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स शेयर्ड रिसोर्सेज हैं दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों के। आंसर है आपका 2 ओनली। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्या यह 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है? जी हाँ, बाड़मेर और जैसलमेर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों जहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क फैला हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपके ये 2 स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, और आंसर भी आपका वही है। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आता है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसका आंसर है नागार्जुन सागर। यह लोकेटेड है, याद करने की कोशिश करें, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? दोस्तों, कावेरी बेसिन की यह बात कर रहा है। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप जरा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। कावेरी कर्नाटका में ही ओरिजिनेट होती है दोस्तों, तो ये बात सही हो सकती है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कावेरी से, इसीलिए ये नहीं हो सकता। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसके आधार पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखिए। ये एलिमिनेट हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास यही 2 ऑप्शंस रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरहोल नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है वो तो इसका है हिस्सा है ही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों सी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, केरल का भी कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा इसमें इंक्लूडेड है नहीं कावेरी बेसिन में दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जो इसका हिस्सा है, इस वजह से केरला को हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के हिस्से कावेरी बेसिन में आते हैं। आंध्र प्रदेश का कोई लिंक नहीं है कावेरी से। Which one of the following protected areas is well known for conservation of a subspecies of Indian swamp deer? बारासिंगा की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। That thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous. Graminevorous का मतलब होता है दोस्तों घास खाने वाला। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप जानते हैं तभी इसका आंसर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में मिलता है बारासिंगा, कान्हा नेशनल पार्क में। ये इसकी फोटो है भैया जी की, सुंदर है, सींग इतने सुंदर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन? आप इस शब्द पे ध्यान दीजिए, टेम्परेट और एल्पाइन जोन, यानी कि ये टेम्परेट रीजन में पड़ता है, साथ ही साथ ये हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट की बात कर रहा है।
दोस्तों मानस नेशनल पार्क ये नहीं हो सकता, असम में लोकेटेड है, हाई एल्टीट्यूड नहीं है, एल्पाइन नहीं है। नेवरा वैली नेशनल पार्क भी यह नहीं हो सकता है, वेस्ट बंगाल में है, हाई एल्टीट्यूड नहीं है ये। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, नामदाफा अरुणाचल में है, हाई एल्टीट्यूड तो है पर क्या ये टेम्परेट है, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये हाई एल्टीट्यूड भी है और टेम्परेट भी है दोस्तों। नामदाफा नेशनल पार्क टेम्परेट जोन में नहीं आता है, अरुणाचल का कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, और नामदाफा नेशनल पार्क वैसे भी ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है अरुणाचल के, जो कि ट्रॉपिकल हिस्सा है। तो इसलिए आपका आंसर डी है इसका। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, नामदाफा नेशनल पार्क यहां कहीं आता है ईस्टर्न पार्ट में, और वैली ऑफ फ्लावर्स आपका उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following are in अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इतने सारे आपको नाम दे दिए हैं लेकिन आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ये सब अलग अलग है, कोई भी रिपीटिंग नहीं है। अगर ये भी प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा है और आपने अगर पिछली वीडियो भी देखी है तो आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी पेपरा, नेयार और शेंडुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की और कालाकर टाइगर रिजर्व की, जो कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? प्योरली फैक्चुअल है, आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उसमें हमने पखुई का भी डिस्कशन किया था। आपको अगर वो टेबल याद हो तो टेबल में मैंने पखुई मेंशन किया है। इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? लायंस को अपने नेचुरल हैबिटेट से ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही है दोस्तों। ये आपके करंट अफेयर से आया था उस समय, ये भी फैक्चुअल है, और जो प्रपोजल था वो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए था, जो आज कूनो नेशनल पार्क है, और जहाँ पे प्रोजेक्ट चीता शुरू हो गया है 2022 में। तो इसलिए आपका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and Western Ghats? दोस्तों लिंक की बात हो रही है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में, तो जाहिर सी बात है कि यह क्षेत्र या तो तमिलनाडु का या केरल का कोई हिस्सा होगा। आइए देखते हैं, नल्ला मल्ला आंध्रा में है, यह नहीं हो सकता दोस्तों। नागरहोल कर्नाटका में है, यह भी नहीं हो सकता आपका आंसर। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्रा में है दोस्तों। तो अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। आपके पास आंसर बचता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों।
Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic climate? यहाँ पे ज़रा इन शब्दों पे ध्यान दें कि ऐसी कौन सी जगह है जिसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले नामदफा नेशनल पार्क की बात की थी। नामदफा नेशनल पार्क हमने कहा था कि अरुणाचल में है और इसका कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल में आता है, कुछ हिस्सा इसका टेम्परेट में भी आता होगा। एल्पाइन क्लाइमेट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। न्योरा वैली नेशनल पार्क में दोस्तों आपको आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा। नंदा देवी और कंचनजंगा, यहाँ पे आपको आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा लेकिन ट्रॉपिकल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपके पास आंसर बचता है डी, नामदफा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? एक ही है दोस्तों, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में लोकेटेड है। Consider the following pairs: डाम्पा टाइगर रिजर्व, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिक्किम, सारामती पीक नागालैंड। दोस्तों, सारामती पीक नागालैंड में ही है। पिछले वीडियो में मैंने एक टेबल में मेंशन किया था सारामती पीक के बारे में। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों त्रिपुरा में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और अगर इसको एलिमिनेट करते हैं तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास एलिमिनेट हो गए हैं। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 and 3 ओनली। तीसरा सही है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि एक ही ऑप्शन बचता है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये वेटलैंड्स दिए हुए हैं हमें और हमसे पूछा गया है कि ये कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, कौन सी नदियों के संगम पर स्थित हैं। दोस्तों, हरिके वेटलैंड्स व्यास और सतलुज के संगम पर लोकेटेड हैं। ये एक वेल नोन फैक्ट है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क की जहां बात हो रही है दोस्तों, तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क किसी भी नदी के संगम पे मौजूद नहीं है। ये बना है अजान बंद की वजह से। दोस्तों, अजान बंद 18th सेंचुरी में महाराजा सूरजमल के द्वारा, जो भरतपुर के महाराजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। गंभीरी और बाणगंगा रिवर्स के कन्फ्लुएंस पे। इस अजान बंद की वजह से ही इस क्षेत्र में पानी भरा और जहां पे केवलादेव घाना नेशनल पार्क का वेटलैंड इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड वेटलैंड है दोस्तों। जब कोलेरू लेक की बात हो रही है तो मूसी रिवर कोलेरू लेक को पानी सप्लाई नहीं करती है दोस्तों। कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में लोकेटेड है, इसलिए आंसर आपका 1 ओनली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें नेशनल पार्क दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी नदी पार्क के जरिए होके बह रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, गंगा नहीं रामगंगा बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क से, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नदी नहीं बहती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों कुंती पूजा रिवर है जो साइलेंट वैली से होके बहती है, केरल में लोकेटेड है ये।
इसलिए आंसर है हमारा नन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में लोकेटेड है दोस्तों, मेघालय में। लोकटक लेक, यहां पे ये कोई टाइपो एरर है दोस्तों, क्योंकि बैकाल रेंजेस तो रशिया में लोकेटेड है, ये शायद बरायल रेंजेस की बात कर रहा होगा, और ये भी असम में लोकेटेड है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, नामदाफा नेशनल पार्क डाफला हिल्स में। दोस्तों डाफला हिल्स लोकेटेड है अरुणाचल के वेस्टर्न पार्ट में, और नामदाफा नेशनल पार्क मौजूद है ईस्टर्न अरुणाचल में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों। आपका आंसर है वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एरियाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों भितरकनिका एक टाइगर रिजर्व नहीं है। अगर हम केवल इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ ये। तो आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे हैं तो कहाँ मिलेंगी? नेशनल पार्क्स में। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर यही होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि व्हाट आर दे वेल नोन फॉर। भितरकनिका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ये बात सत्य है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, यह भी सत्य है। एराविकुलम केरल में हुलो गिबून के लिए फेमस है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हुलो गिबून भारत के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मेघालय में नोकरेक में ये हुलो गिबून्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। दोस्तों बस्तर रीजन की बात हो रही है तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ की ही बात हो रही होगी। बांधवगढ़ एमपी में है दोस्तों, राजाजी उत्तराखंड में है, और डूंडेली या दांडेली जो है वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो एक ही बचता है दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क। दांडेली कर्नाटका में है दोस्तों। हमारा आंसर भी डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉप स्लिप। दोस्तों यहाँ पे एक नाम दिया गया है आपको टॉप स्लिप, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये अगर आता होगा तो ही आप कर पाओगे। दोस्तों टॉप स्लिप तमिलनाडु में एक एरिया है जो अनामलाई हिल्स में लोकेटेड है। इसे ये नाम टॉप स्लिप जो दिया गया ये ब्रिटिश टाइम्स में दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो उस समय पेड़ों की कटाई होती थी तो पेड़ों को काट करके वे पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया करते, इसलिए इस जगह को टॉप स्लिप नाम दिया गया है।
आपका आंसर है डी। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क वो एरिया है जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चंद्रप्रभा, करेरा, जयसमंद और नाहरगढ़। आप में से जो भी राजस्थान से बिलोंग करते होंगे उनके लिए यह क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि आप सीधा सीधा नाहरगढ़ को जयपुर से जोड़ सकते हैं और जयसमंद को उदयपुर से। इन दो के आधार पर ही आपके पास ऑप्शंस देखते हैं। सी का 5 और डी का 1। आपका आंसर सी है दोस्तों। Where is Bundla Biosphere Reserve, which has been recently added to UNESCO's Man and Biosphere Network? ये 2006 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी पूरी तरीके से फैक्चुअल है। इसका आंसर है श्रीलंका। Which one of the following is not a biosphere reserve? इनमें से कौन सी जगह है जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दोस्तों? 18 ही नाम है दोस्तों, याद कर लोगे सुखी रहोगे। आंसर है आपका बी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें लिस्ट दे रखी हैं 2 और हमें नाम दे रखे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और स्टेट्स दे रखे हैं जहाँ पे वे लोकेटेड हैं। दोस्तों ओरांग सेंचुरी आपको देखते ही सीधा असम क्लिक होना चाहिए। बहुत पेक्यूलियर नेम है, ये इजी टू रिमेंबर है। और कांगर घाट नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आप जितना यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग। जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस हैं तो आपको उन सभी के बारे में पता होगा। इसीलिए दोस्तों आप एलिमिनेशन का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और देखें कि आपको जितना आता है उसके आधार पर वह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ देखेंगे बी का 3 है तो ये 2 ऑप्शंस में हमें मिलता है और ओरांग असम हमें 1 में ही मिलता है, तो हमारा आंसर ये है बी। आइए क्वेश्चन 27 देखते हैं। फिर से वही हमें 2 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास नेशनल पार्क और सेंचुरी है, लिस्ट 2 में स्टेट्स हैं। आइए इन्हें मैच करते हैं। कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, नागरहोल कर्नाटका में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है दोस्तों। इन 3 के बेसिस पे आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़रा, इन 3 मैच के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए का 1 इन 2 ऑप्शंस में है दोस्तों। नागरहोल कर्नाटका सिर्फ इसी में है दोस्तों, तो आपका आंसर बी है। सुल्तानपुर का भी एक बार देख लो, हरियाणा में है, आंसर बी ही है। फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सिंपलीपाल ओडिशा में है दोस्तों, टाइगर रिजर्व है ये। देहांग देबांग अरुणाचल में है दोस्तों। नोकरेक मेघालय में है, हमने पढ़ा है, हुलोक गिबून के लिए फेमस है। और कंचनजंगा सिक्किम में है दोस्तों। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो गया है डी। यह भी एक प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट मैराइन सेंचुरी इन इंडिया having within its bounds coral reef, mollusk, dolphins, tortoise, various kinds of seabirds,
कब इस्टेब्लिश हुई थी पहली मैराइन सेंचुरी, कौन सी है? तो दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ है, पता होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए दोस्तों? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो पिछले सालों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो हमें पूरी तरीके से याद होने चाहिए। उनमें पूछे गए सभी फैक्ट्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए ताकि कम से कम इन चीजों में हम गलती ना करें। Which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? दोस्तों इस शब्द पे ध्यान दीजिए, in situ पे। in situ का अर्थ होता है ऑन साइट। जब आप NCERT पढ़ेंगे बायोलॉजी की तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा in situ and ex situ conservation। in situ का मतलब होता है दोस्तों ऑन साइट, यानी कि जो चीज़ जहाँ पाई जा रही है उसे वहीं कंजर्व करना। तो दोस्तों बॉटनिकल गार्डन वो जगह नहीं होती है, बॉटनिकल गार्डन एक ex situ जगह होती है। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, इसलिए आपका आंसर बी है। क्वेश्चन 31 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। यहाँ शायद ऑप्शन में गड़बड़ी है दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व की बात कर रहा होगा यहाँ पे। एनीवेज हमारा आंसर इसका सबसे अप्रोप्रिएट दोस्तों ए है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्वेश्चन 32 है दोस्तों, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? घड़ियाल के लिए दोस्तों पूरे भारत में एक ही साइट फेमस है, चंबल रिवर। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma regions as hotspots of biodiversity। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके 3 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। पहला क्राइटेरिया है कि वहाँ पे 1500 से ज़्यादा स्पीशीज होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स की। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों हाई एंडेमिज्म होना चाहिए उन स्पीशीज का, यानी कि जो स्पीशीज वहां मिल रही हैं उस क्षेत्र में वे वहां के अलावा कहीं और किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जानी चाहिए। साथ ही साथ तीसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है थ्रेट परसेप्शन। इसका अर्थ है दोस्तों कि 70% जो आपकी ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है वो लॉस हो चुकी हो। तो ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। तो स्पीशीज रिचनेस एक फैक्टर है दोस्तों, वेजिटेशन डेंसिटी नहीं है, एंडेमिज्म है, थ्रेट परसेप्शन है, ये नहीं है दोस्तों। तो 1, 3 एंड 5 आपका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2010 का क्वेश्चन है, द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। सही बात है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व अ फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे इकोसिस्टम्स को कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर किए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। ये स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। यहां पे जब बायोटिक इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो भूलिए मत कि ह्यूमंस भी बायोटिक फैक्टर्स में ही आते हैं। तो अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस को बायोटिक इंटरफेरेंस से रिप्लेस कर दिया है तो भी ये स्टेटमेंट सही ही है दोस्तों। इसी के साथ हमारा थीम 1 आज कंप्लीट होता है।
वीडियो 1 में आपने देखा था वो सभी फैक्ट्स टैबुलेटेड फॉर्म में जो कि पिछले सालों में पूछे गए थे, और वीडियो 2 में आपने उन सभी PYQs को देखा जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, और यही सोर्स बने इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन दोनों वीडियोस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका प्रोटेक्टेड एरिया थीम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।